नेपाल से भी लड़कियां यहाँ पर आई हैं, ऐसी कोई कंट्री और भी किसी कंट्री से लड़कियां बाहर से? एक लड़की अफगानिस्तान से आई, अच्छा। और हम उस लड़की को, बड़ी सुंदर सी थी, तो वो हमेशा ऐसे ना जैसे वो पहनते हैं ये हिजाब टाइप का है इस तरह का, ऐसे रखती थी वो, एक इधर को एक इधर को। और मैंने बहुत बार कोशिश की कि आई कांटेक्ट करूँ, लेकिन वो करती ही नहीं थी, ऐसी बैठी रहती थी। तो मैंने उसकी मालकिन से कहा, मैंने कहा ये तो कस्टमर से भी ऐसी बात करती होगी। बोली बोलती नहीं है। मैं क्यों? वैसे नहीं बोलती, बस ऐसी है, कम बोलती है थोड़ा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कई बार पूछा, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? नहीं। मैंने कहा अच्छा यहाँ आके बैठो, नहीं आई। बहुत सब हो गया। फिर एक दिन मैंने कहा, भाई सुनो, ये तो मेरा मतलब, अगर मैं बोल रही हूँ और मैं ऐसे करके बोलती हूँ कि सामने वाले को समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो गूंगा बहरा भी है तो उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ये बिल्कुल समझना क्यों नहीं चाहती? तो बोली ये समझती ना यहाँ की भाषा। मैंने कहा क्यों? ये पता ना कहाँ की, मुझे ना पता कहाँ की, ये तो हम ही ना समझते, कस्टमर आवे हम भेज दें, चली जा, बात खत्म। ऐसे उसने बोला, इतनी लापरवाही, क्योंकि उसके प्रति बिल्कुल मुतमईन थी कि ये तो कहीं भाग ही नहीं सकती, ना भाषा जानती ना कुछ जानती, कहीं नहीं जाएगी। मुझे ये लगा, कई दिन तो मैंने कोशिश की बात करने की, नहीं हो पाई। फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैंने अपने पर्स में से एक रखती हूँ पेन, मैंने उसको दिया। मैंने कहा, वैसे ही मैंने लिख दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, ये देखती हूँ अंग्रेज़ी जानती है, फट से ले लिया उसने, 1 सेकंड में लिखा, और सफ़िया उसका नाम था। और जो उसने लिखना शुरू करा तो 2 पेज भर दिए। वो दिल्ली में पढ़ती थी, पढ़ने के लिए आई हुई थी, BCA कर रही थी। और क्या बोलकर फंसाया गया था? कोई किसी से प्यार हुआ, वो भी मुस्लिम था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और ये कहा कि भाई वहाँ जब हम यहाँ निकाह कर लेंगे और रजिस्टर्ड मैरिज करा लेंगे, फिर तुम्हारे फादर क्या करेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। चलिए आई लड़की। अब हमारे सामने बड़ा सवाल कि इसे अफगानिस्तान कैसे भेजेंगे, ये तो बड़ी 2 देशों के बीच की इतनी बड़ी समस्या को हैंडल मैं नहीं कर सकती। फिर भी मैंने उससे पूछा, बेटा पूछा उसमें कि वीज़ा का क्या स्थिति है? उसने लिखा एजुकेशनल वीज़ा। तो मैंने कहा कब से कब तक? उसने जो समय लिखा उसमें अभी 1.5 साल बकाया था। ओके। एंड उसके पास उसका पासपोर्ट था? हाँ, उसके पास नहीं था, इन्होंने जब्त कर रखा था। सब था उसके पास, इन्होंने जब्त कर रखा था वो। मैंने सीधे थप्पड़ दिया कस के मालकिन को। मैंने कहा इसका पासपोर्ट निकाल, देखा है? बोले कैसा पासपोर्ट, आप क्या कर रही हो? अरे पासपोर्ट ये तो वहाँ की है हैदराबाद, ये तो कुन्नूर की है, तो अरुणाचल की है, आपको पता। अरे मैंने कहा ये कहीं भी है, तो पासपोर्ट निकाल इसका, नहीं देगी तो मैं पुलिस बुला रही हूँ पहले, और जो तेरा हाल करूँगी फिर तुझे पता नहीं अंदाजा, और मीडिया बुला रही हूँ मैं। खैर वो डर गई, उसने हमें दिया पासपोर्ट, उसमें दिया था वीज़ा का सब था, निकाला। अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम उसके कॉलेज गए तो कॉलेज वालों ने कहा कि भाई हाँ वीज़ा तो है, यहाँ एजुकेशनल वीज़ा पे भी है वो, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम से गायब है। मैं कितना समय हो गया? वो लगभग 5-6 महीने हो गए। अब हमें नहीं पता कि वो वहाँ चली। मैंने कहा आपने कुछ किया भी नहीं, उनके घर वालों को या किसी को पूछा हो? बोले अब बच्चे आजकल कहाँ कौन किसी को इतना सब कर, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तो कहाँ वो करते हैं, और हम इतने ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं, वो तो आएगी तो अपने आप आ जाएगी। अभी तो उसका एजुकेशनल वीज़ा, कहीं घूमने फिर, ये लड़कियां तो घूमने फिरने चली जाती हैं दोस्तों के साथ कहीं भी और आ जाती हैं फिर ऐसे, उनको तो अपनी फ़ीस से मतलब था, फ़ीस जमा हो चुकी थी इतने समय की। अब सोचो आप, बहुत मुश्किल। हमने कहा भाई ये इसका जो भी प्रेमी था वो छोड़ के चला गया, हमको ये मिल गई, हम भाषा नहीं जान रहे थे, ये हमारी नहीं जान रही थी, लेकिन आज हमें ये बात समझ में आई कि इंग्लिश भी जानती होगी, तो तब इसने हमें लिख के दिया। हमने नहीं बताया कि भाई ये है कॉलेज। मैंने कहा अपनी इनके घर वालों को पहले हमारे सामने फ़ोन करो, जो भी आपके पास नंबर होगा। उन्होंने करा, उसमें हमें 2-3 दिन लगे प्रोसेस में, दिल्ली रुके 2-3 दिन लगे। मैंने कहा हम लड़की नहीं देंगे जब तक इसके पेरेंट्स को बुलवाओ, उन्हें कहो कि आएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आए। उन्होंने टाइम दिया हमें 15 दिन का। मैंने कहा लड़की रखोगे? बोले हाँ, इसका हॉस्टल में कमरा है। मैंने उससे पूछा फिर बेटा रहेगी? तो उसने कहा हाँ। अब मैंने कहा अब तो ये हिसाब हटा दे, इसे कब तक रखेगी? अब आप इससे दहल जाओगे कि जब उसने वो हटाया, वो हटा नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती हटाया, तो इतना चेहरा उसका जला हुआ था। मैंने कहा ये क्या? मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि इसका चेहरा जला हुआ था? नहीं, अरे तो इतनी सुंदर इतनी प्यारी बच्ची। मैं इसकी, वो प्रिंसिपल जो थी वो बोली कि जो डीन थी उसकी, कि अरे मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी अगर वो भी मुस्लिम थी, मैं क्या जवाब दूंगी? और ये तो आई मेरे उस पर है क्योंकि मेरे भाई वहाँ रहते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे इसको यहाँ एडमिशन मिला, और मैं क्या अब जवाब दूंगी? ये क्या हुआ? तब उसने बताया कि उस लड़के ने जलाया कोई चीज़, कपड़ा या क्या, ये पन्नी बता रही क्या चीज़ वो कह रही है समझ नहीं आया, वो ऐसे मारा इसके। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था उस पर, मारपीट। तो वो इतना जल रहा, इतना भद्दा हो रहा था कि तब मुझे लगा कि वहाँ देह के अलावा कुछ नहीं है,
किसी को चेहरे से, सुंदरता से किसी को कुछ चीज़ नहीं लेनी वहाँ। इतना बुरा। और वो ऐसे रोई फिर जो फूट फूट के कि मैं दहल गई बिल्कुल एकदम। मैंने उसे कस के गले लगाया और मैंने फिर उसे कहा थोड़ा सा, मैंने कहा बेटा बेशक तुम बाहर की हो, पर हमारी बेटी हो, हमेशा याद रखना, और हम टच में हैं आज भी। ओ, तो अभी वो अपने देश में वापस चली गई हैं? 15 दिन, हाँ 15 दिन बाद इन लोगों ने हमें बुलाया, हमसे लिखा पढ़ी कराई काफ़ी सारी, कुछ एफिडेविट्स दिए कि हमारे पास थी, इस समय नहीं बता पा रही थी। लड़की ने उनको एग्री किया कि हाँ मैं इनके घर पे रह रही थी, मैंने बताया ही नहीं। और घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था उनको? हाँ उनको वो बताया ना कि प्रेमी ले गया था और उसी ने ये जला के ऐसे छोड़ दिया। तो हमने फिर इसको रख लिया था अपने पास, मिल गई थी हमें घूमते फिरते। हरिद्वार बताया हमने कि हमें हरिद्वार मिली थी, वो हरिद्वार ले गया होगा। तो मैम जैसे आपने बताया आप मालकिन से बिल्कुल लड़ जाते हो जब चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपके पीछे आते ही होंगे। तो आप बता रहे थे आपके एक्सीडेंट्स हो रखे हैं दुनिया भर के, तो कुछ वो दुनिया भर के मुकदमे हैं, और एक्सीडेंट तो वो तो मारने के लिए हुआ था। खैर क्या हुआ था अगर आप बता सकें? ये 31 दिसंबर 2010 की बात है। और मेरी बेटी की शादी थी 11 जनवरी की। तो हम लोग कार्ड बांटने निकले और हमारे साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो पुलिस में थे, वो साथ में थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा सी दूर हम अपने घर से निकले थे, तो उन्होंने कहा कोई फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ये तुम्हारे दिमाग में पुलिस या जो खुराफात चलती है ना, उससे तुम कहने लगे हो। अब बोले नहीं तुम देखो पीछे कोई देख रहा है हमें, कोई मतलब फॉलो कर रहा है। कि 30 दूर में कौन फॉलो कर रहा है, चलो। हम 2-3 किलोमीटर चले गए, उन्होंने फिर रोकी गाड़ी, बिल्कुल चौराहे पहुँच के कि नहीं कोई फॉलो कर रहा है। उन्होंने किसी को फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई वो गाड़ी अगले चौराहे पे जो है मुझे दो, जगह बताई वहाँ पे दे दो। तो वो ले आया और इन्होंने थोड़ा हट के थोड़े कॉलोनी के अंदर जाके और गाड़ी बदल ली। गाड़ी बदल के फिर बाहर आए, अभी 2 किलोमीटर भी नहीं चले थे हमने, मतलब एक तरह से शहर पार ही किया था मेडिकल। तो वो फिर बोले कि नहीं कोई फॉलो कर रहा है। मैंने कहा इतना क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है? मैंने कहा कोई तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी 150 दुश्मन हुए रहते हैं। बोले नहीं नहीं ये तो कोई दुश्मन नहीं है, ये या तो कोई बहुत अपना है या कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, तुमने तो 50 दुश्मन पाल रखे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। हम फिर भी चलते रहे। जैसे मतलब मेरी बेटी तो नैनीताल रहती थी, लेकिन गांव में उसके सास ससुर को मुझे देने जाना था। तो जैसे अब हम ऐसे जा रहे हैं और ये यहाँ से उसका रास्ता कट रहा है, तो उन्होंने थोड़ा कच्चे पे उतारी और बस मुझे इतना याद है कि 1 सेकंड में उन्होंने मेरा यहाँ से सिर पकड़ा और मुझे नीचे कर दिया, जो मेरे साथ थे। और खुद उन्होंने मतलब वो गाड़ी शायद रोक भी नहीं पाई या क्या हुआ पता नहीं, हमें नहीं पता फिर क्या हुआ। फिर तो किसने हमको ला के शहर वहाँ से 20 किलोमीटर किसने एडमिट कराया, किसने क्या किया। वो तो मतलब पूरी तरह डैमेज हो गए थे। मैं अगर बताऊं तो ये सब टूट गए उनके, ये टूट गए, ये सब दोनों हाथ वाथ सब टूट गए। कैसे वो, मुझे इतना तो याद है कि जिस भी वाहन में हम थे तो उन्होंने बस ये करके कहा मुझे मेरा बहुत दर्द है ऐसे। तो मुझे उनकी घड़ी दिख रही है बस, और मुझे कुछ याद नहीं, ना उनको याद है क्या हुआ हमारा। किसी ने फिर अच्छा देखो सुनो, उस गांव के ही सैकड़ों लोग निकल के गए वहाँ से, और बस ये तो सब कहते रहे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं बचे होंगे या नहीं, लेकिन किसी ने हमें नहीं देखा। वो जब बाद में पता लगा रही हो तो उनका मेरे वॉलंटियर भी उस गांव के हैं दो, तो उनका वो तो मैडम थी उसमें गाड़ी में। अब मेरी गाड़ी होती तो वो पहचान लेते, लेकिन वो गाड़ी बदली हुई थी। तो तब उन्होंने बताया कि कुछ पैसे भी थे क्या आपके पास? मुझे होश आ गया। उन्हें तो 6 महीने बाद आया था, होश भी नहीं आया था, वो कोमा में चले गए थे। तो मैंने कहा हाँ पैसे थे, मैं गाड़ी बुक करने जा रहे थे उसके लिए, तो ज़्यादा नहीं 1-1.5 लाख रुपए थे। बोले वो तो ऐसे लूट रहे थे लोग जैसे ये मर जाओ तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं, पैसे ऐसे लोगों ने लूटे। ये मुझे पता ही नहीं कि भाई आप होश में नहीं, मैं तो वहीं रुक जाता। और जो मतलब फिर मुझे जब तक होश नहीं, मुझे भी कई दिन बाद आया था होश। तो जब मुझे होश आया तो मेरा भांजा बैठा हुआ था, बहन का बेटा, तो उसने मुझे कहा कि वो आया था, नाम लिया, जो वहाँ का सबसे बड़ा औलाद। मैंने कहा वो क्यों आया था? कह रहा कह देना इनसे जब भी होश आए कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा तूने क्या कहा? मैंने कहा चला जा, जिस दिन आँख खुलेंगी तो तेरे इलाज करेंगे अच्छी तरह से। चला गया वो, आया नहीं, मतलब मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया। फिर मैं घर चली गई,
वो तो खैर 2 साल बिस्तर पे ही रहे। उन्होंने वैसे रिटायरमेंट लिया सच्ची। फिर ये बंदा एक दिन मेरे घर आया, जो दलाल था। जबकि घर किसी की मेरे में कभी एंट्री नहीं थी। वो आया तो मुझे क्योंकि घर पे से ही मैं काम कर रही थी, अभी चल फिर नहीं रही थी, तो मुझे एक मेरी साथी थी, उसने कहा कि दीदी वो आया है। मैंने कहा वो क्यों आया? पता नहीं, वही कह रहा है एक बार हाथ जोड़ रहा है, एक बार मिलवा दो। मैंने कर लिया, चल। घर आया, क्या करेगा, जो मारना था मार लिया, अब क्या करेगा। बेटी की शादी कुछ दिन को पोस्टपोन की थी हमने, 15-20 दिन पीछे कर दी थी। आया और आके वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगा। मुस्लिम था लगी, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ के बहुत बुरी तरह से रोया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा तूने कराया? हाँ मैंने कराया। तो मैंने कहा फिर अब क्या बात होगी, या कोई और नया ड्रामा? बोल नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, बस मुझे माफ़ कर दो, एक बार ये कह दो कि माफ़ कर दिया। मैंने कहा जा कर दिया। तो उसने एक काला सा धागा निकाला, ये बांध दो मुझे। मैंने कहा ये क्यों? बोले आपके यहाँ तो राखी बांधते हैं। तो मैंने कहा भी राखी थोड़ी ही है। बोले बांध दो। मैंने बांध दिया। बल्कि ये सारे मुझे बाहर भी बैठी लड़की भी मुझे टिक टिक करती रही, पता नहीं क्या करती है। वो छोटी थी तभी, अब तो शादी भी हो गई इसकी, पता नहीं क्या इसके कहने में आ गई और ये फिर कुछ करेगा। मैंने कहा कुछ नहीं करेगा ये। उसके बाद जब तक वो जिया, अभी उसकी डेथ हुई है, वो हर साल मुझसे राखी बंधवाने आया। और यहाँ तक उसने किया कि अगर मैं बाज़ार में गई हूँ और उसने 40-42 लड़कियाँ निकलवाई। अच्छा, सूचना आपकी देखी। हेल्प करी। और अगर मैं आ गई, उसने देख लिया मुझे कि मैं हूँ और मैं जाने के लिए खड़ी हूँ, तो रिक्शा बुलाता, उसे पैसे भी खुद देता, माँ छोड़ गया। बोल नहीं नहीं, यहाँ तुम आती हो, ये मेरा घर है और बहन अपने आप नहीं जाएगी, मैं दूंगा उसके। मतलब बदलाव की मैं एक बात कह रही हूँ, जो कि वो वहीं से पनपा, वहीं से बड़ा, उसी के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता था। और अभी 2022 में उसकी डेथ हुई। तो लास्ट टाइम तक उसने मुझे पूरा वही सम्मान दिया जो एक बहन को देना चाहिए था। मैम आपने इतनी बच्चियों को बचाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और आपका काम भी थोड़ा ऐसा है कि अब इसमें पावरफुल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ऐसे थ्रेट कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, कॉल्स तो मुझे कभी नहीं आए, थ्रेट कॉल्स तो नहीं आए, लेकिन मुकदमे होने में मुझे तब पता लगता था जब दूसरों से पता लगे कि एक मुकदमा और हो गया है। अच्छा। मैं कहा कब हुआ? वो 3 महीने हो गए। अरे मैं कहा मुझे तो नहीं पता लगा। बोले अब जब सम्मान आएंगे तो पता लगेगा। तो मैंने कहा गिरफ्तारी तो करके ले जाए एक आध बार, थोड़ा समय मीडिया में हाइप सी आ जाएगी कि गिरफ्तार हो गई। बोले ना कोई नहीं, अब नहीं कोई आ रहा तो नहीं आ रहा है। तो मुकदमे बहुत हुए, मतलब हर आप पे एक किस चीज के केस हो जाते हैं? मुझे कहते हैं फिरौती, वो मारपीट, फिरौती, मालकिन के साथ जो हाँ होता है। फिरौती और रंगदारी। अच्छा। हाँ, आप पे उल्टा डाल देते हैं कि हमसे पैसे मांग रही है। पैसे मांग रही हैं, तभी तो निकाल रही हैं लड़कियां। हम्म। मैंने कहा पैसे मांगूं फिर भी निकाल दूं लड़कियां, बताओ, फिर भी छोड़ती नहीं, तुमको बाजार नहीं चलने देती। बताओ मैम, असली अगर देखा जाए तो जैसे कबाड़ी बाजार एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो क्या जो कोठे की जैसे लड़कियां तो मजबूर हैं, कोठे की मालकिन भी कहीं ना कहीं मजबूर है, या वो होते सोते होशो आवाज में सब चला रही हैं, वो ही असली मालकिन है, या उनके ऊपर भी कोई है जिसका उन पे प्रेशर है? देखो कुछ तो ऐसी हैं, मैं अब तो मैं सुन के हैरानी होगी, जहाँ अमिताभ और राजीव गांधी जैसे लोग पढ़े वहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। शेरवुड में बच्चे पढ़ रहे हैं, दार्जिलिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके। तो अब तो उनकी वो ज़रूरत बन गई, उनको उस बच्चों को उस दलदल से निकालना है, और हमें अपनियों को दलदल में देना है। हमारे जैसे देने वाले तो बहुत है ना, प्यार में फंसा और दे दो उन्हें, तो वो उनका पैसा कमा के अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रही है वो। ओके। किसके आप, वो मजबूर नहीं है अब उनकी वो आदत में शुमार है, उनकी ज़रूरत में शुमार है। इतना पैसा किस, अगर उनको कहने लगो घर में झाड़ू पोछा कर लो, मिल जाएगा उनको? कौन कराएगा झाड़ू पोछा? मैं सबसे पूछती हूँ, जो लोग कहते भी हैं ना कि भाई ये काम करना नहीं चाहती, रखो अपने घर में एक झाड़ू पोछा करने के लिए। 24 घंटे घर की मालकिन नज़र रखेगी इन पे। मेरे बेटे को तो नहीं देख रही, मेरे पति को तो नहीं देख रही, अगर उन्हें खड़े होकर बात भी कर ली तो उसके 2 थप्पड़ लगाएगी, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो वो जो लगा हुआ है ना उनके माथे पे कलंक, वो नहीं छूटता। इसलिए मैंने कभी काम की। हाँ, मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं लड़कियाँ, 1-2 को नर्सिंग होम में भी लगाया है, वो भी उनकी आइडेंटिटी छिपा के।